साथियों, मैं पल्लवी तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने हिंदी वाली चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता संपादकीय। बढ़ते शोर से संकट में पक्षियों का जीवन। आज शहरीकरण और तकनीकी विकास की दौड़ में तेज गति से आगे बढ़ती दुनिया में ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। यह प्रदूषण का एक ऐसा स्वरूप है जिसके प्रभाव को अक्सर कम आंका जाता है। वायु और जल प्रदूषण के विपरीत ध्वनि प्रदूषण दिखाई नहीं देता। यह कोई ठोस अवशेष नहीं छोड़ता, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है, जो धीरे धीरे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कर उसे असंतुलित कर देता है। इस बढ़ते खतरे में सबसे अधिक पक्षी प्रभावित हो रहे हैं, जिनका संपूर्ण जीवन ही ध्वनि पर आधारित है। पक्षियों के लिए ध्वनि केवल परिवेश की एक पृष्ठभूमि भर नहीं है, बल्कि उनके अस्तित्व, संचार, प्रजनन और दिशा निर्धारण का मूल आधार है। जैसे जैसे शहरों में शोर बढ़ रहा है और मानवीय गतिविधियां पर्यावरण के विपरीत होती जा रही हैं, वैसे वैसे वह प्राकृतिक वातावरण भी नष्ट होता जा रहा है जिस पर पक्षियों का जीवन टिका हुआ है। यह एक है कि पक्षियों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई हैं और कई विलुप्त की कगार पर पहुंच गई हैं। पक्षी आपस में संवाद के लिए ध्वनि पर निर्भर रहते हैं। उनके गीत मात्र मधुर स्वर नहीं होते, बल्कि ध्वनिक संकेत होते हैं, जिनका उपयोग वे अपने क्षेत्र की पहचान करने, साथी को आकर्षित करने, शिकारियों से सावधान करने और सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए करते हैं। प्रत्येक पक्षी प्रजाति ने अपने प्राकृतिक आवास के अनुरूप एक विशिष्ट ध्वनि सीमा और शैली विकसित की है, मगर जब यातायात, निर्माण कार्य, औद्योगिक मशीनें, हवाई जहाज और शहरी भीड़भाड़ से मानवीय शोर इन ध्वनि सीमाओं पर हावी हो जाता है, तो पक्षियों की आवाज़ दब जाती है या पूरी तरह गुम हो जाती है। इससे उनका संवाद बाधित हो जाता है। जब किसी पक्षी का संकेत अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता, तो इसका प्रभाव क्षणिक नहीं होता, बल्कि उसके पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे गंभीर प्रभाव पक्षियों के प्रजनन और जोड़ी बनाने की प्रक्रिया पर पड़ता है। अनेक पक्षी प्रजातियां साथी के चयन में गीत की गुणवत्ता, स्वर की ऊंचाई और निरंतरता को महत्वपूर्ण मानती हैं। मादा पक्षी प्रायः उसी नर को चुनती हैं जिसका गीत अधिक स्पष्ट और शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह उसके अच्छे स्वास्थ्य और श्रेष्ठ आनुवंशिक गुणों का संकेत माना जाता है। शोरगुल वाले वातावरण में नर पक्षियों को अपने गीत में बदलाव करने के लिए विवश होना पड़ता है। वे या तो स्वर को ऊंचा कर लेते हैं या फिर गीत की अवधि को छोटा कर देते हैं। ये बदलाव शोर के बीच गीत सुनाई देने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन इससे मधुरता और प्रभावशीलता का कम हो जाती है। लंबे समय में इसका परिणाम यह होता है कि जोड़ों की संख्या घटती जाती है, अंडों की संख्या कम होती है और उनसे बच्चों के निकलने की दर भी घटती जाती है। अंततः पक्षियों की आबादी में निरंतर गिरावट आने लगती है। ध्वनि प्रदूषण शिकारी को पहचानने और खतरे का आभास करने की पक्षियों की क्षमता को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। प्राकृतिक आवासों में पत्तियों की सरसराहट, अन्य पक्षियों की चेतावनी पुकार या हल्की सी आहट संभावित खतरे का संकेत देती है, मगर निरंतर पृष्ठभूमि का शोर इन संकेतों को ढक देता है, जिससे पक्षी समय रहते खतरे को नहीं पहचान पाते। निरंतर इस खतरे के कारण पक्षी हमेशा सतर्क रहते हैं। इससे उनमें तनाव का स्तर बढ़ जाता है। दीर्घकालिक तनाव उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और उनकी जीवन अवधि को भी घटाता है। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण अप्रत्यक्ष रूप से भी पक्षियों की संख्या में गिरावट का कारण बनता है। पक्षियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष प्रवासन भी ध्वनि प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अनेक प्रवासी पक्षी अपनी लंबी यात्राओं के दौरान ध्वनिक संकेतों और पर्यावरणीय ध्वनियों पर निर्भर रहते हैं। कृत्रिम शोर उनके दिशा बोध को भ्रमित करता है, जिससे वे अपने मार्ग से भटक जाते हैं या सही दिशा में लौटने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करने पर मजबूर होते हैं। शहरी शोर और कृत्रिम रोशनी का प्रभाव अक्सर प्रवासी पक्षियों पर पड़ता है। वे कई बार इमारतों से टकरा जाते हैं या अत्यधिक थकावट महसूस करते हैं या फिर भोजन की कमी से मर जाते हैं। शहरी वातावरण भी पक्षियों के लिए चुनौती है। कुछ पक्षी प्रजातियां आश्चर्यजनक रूप से अनुकूलन क्षमता दिखाते हुए शहरों में जीवित रह जाती हैं, मगर इस अनुकूलन की भी एक कीमत होती है। इसके अलावा सभी प्रजातियां समान रूप से अनुकूलन नहीं कर पाती। वन क्षेत्रों में रहने वाले और विशिष्ट आवासों पर निर्भर या सीमित स्वर सीमा वाले पक्षी शहरी शोर सहन नहीं कर पाते। नतीजा यह कि कुछ ही शोर
कठोर सहिष्णु सहिष्णु प्रजातियां बची रहती हैं। पक्षियों की घटती आबादी के पारिस्थितिकी परिणाम अत्यंत गहरे और व्यापक होते हैं। पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र में परागण, बीज प्रसार, कीट नियंत्रण और मृत जीवों की सफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब पक्षियों की संख्या कम होती है तो कीटों की आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है, खाद्य श्रृंखलाएं असंतुलित हो जाती हैं। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण केवल पक्षियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और अंततः मानव कल्याण के लिए एक गंभीर खतरा बन जाता है। समस्या गंभीर होने के बावजूद ध्वनि प्रदूषण पर अन्य पर्यावरणीय खतरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। वायु और जल प्रदूषण के लिए जहां स्पष्ट मानक और नियम बनाए गए हैं, वहीं ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियम प्रायः अपूर्ण या प्रभावहीन रहते हैं। शहरी नियोजन में ध्वनिक पारिस्थितिकी पर बहुत कम विचार किया जाता है और विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय संतुलन की अपेक्षा आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी जाती है। असंख्य छोटे छोटे शोर स्रोत मिलकर ऐसा वातावरण तैयार कर देते हैं जो वन्य जीवों के लिए अत्यंत प्रतिकूल होता है, लेकिन इसे आधुनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा मान लिया गया है। पक्षियों पर ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। शोर को अक्सर एक छोटी असुविधा मानकर अनदेखा किया जाता है। यदि लोगों को यह समझाया जाए कि शोर का पारिस्थितिकी पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है तो वे अधिक जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचना, तेज आवाज वाले मनोरंजन को सीमित करना और वन्य जीव अनुकूल नीतियों का समर्थन करना इस दिशा में छोटे लेकिन अहम कदम हो सकते हैं। सामुदायिक निगरानी कार्यक्रम भी ध्वनि प्रदूषण को समझने और नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जैसे जैसे मानव समाज अधिक शोरगुल वाला होता जा रहा है, वैसे वैसे पक्षियों की प्राकृतिक ध्वनियां मौन में बदलती जा रही हैं। पक्षियों को ध्वनि प्रदूषण से बचाना केवल संरक्षण का कार्य नहीं बल्कि प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक ऐसी दुनिया में जीवन बिताएं जहां पक्षियों का कलरव गूंजता हो। अकिंचनता का उत्सव हमारे अस्तित्व का समस्त ताना बना आगमन और प्रस्थान के दो ध्रुवों के बीच झूलता एक स्पंदन है। शून्य से निकलकर शून्य की ओर बढ़ते इन कदमों के बीच जो कुछ घटित हो रहा है, बस वही जीवन की पूर्णता है। जब चेतना इस सत्य को आत्मसात कर लेती है कि यहाँ कुछ भी मुट्ठी में खींच कर रखने योग्य नहीं है, वहीं से असीमित निर्भयता का जन्म होता है, जहाँ भाव भी स्वभाव एवं उत्सव बन जाता है। यह किसी सांसारिक रिक्तता का नाम नहीं बल्कि मोह के विसर्जन के से उपजी एक आंतरिक संपन्नता है। हम जिस अकिंचनता के साथ इस संसार की देहरी पर कदम रखते हैं, वही निर्भर स्थिति हमारे प्रस्थान का भी शाश्वत सत्य है। मनुष्य का अहंकार उसे संग्रह के लिए प्रेरित करता है, पर आत्मा सदैव विसर्जन में ही शांति पाती है। अक्सर मनुष्य अपने चारों ओर दीवारों का एक माया जाल बुनता है। वह ईंटों, पत्थरों और कंक्रीट के एक सुरक्षा कवच तैयार करता है जिसे वह और की संज्ञा देता है, मगर एकांत के क्षणों में यह सत्य उभर कर आता है कि ये घर केवल शरीर को शरण दे सकते हैं, चेतना को नहीं, क्योंकि शरीर तो खुद एक अस्थायी डेरा है। वैभव के उत्तुंग शिखरों पर विराजमान रहने वाले लोग भी अक्सर एक भयावह शून्यपन के साये में जीते हैं। यह वीराना बाहर का नहीं बल्कि अंतर जगत की मरुभूमि है। जब तक हृदय के भीतर संवेदनाओं का मधुर संगीत नहीं गूंजता, तब तक स्वर्ण जड़ित प्रसाद भी एक निस्तब्ध मरघट की भांति ही प्रतीत होते हैं। मनुष्य का वास्तविक निवास वह नहीं जहाँ वह शरीर से उपस्थित है, बल्कि वह है जहाँ उसका मन विश्राम पाता है। बाहर की दुनिया में जिसे हम साम्राज्य विस्तार कहते हैं, वह अक्सर हमारे भीतर की संकीर्णता को ढकने का एक निष्फल प्रयास मात्र होता है। विशाल भवनों की छाया में अक्सर लघु हृदय से सकते देखे जा सकते हैं। इस जगत के रंगमंच पर जिसे धन मानकर पूजा जाता है, वह वास्तव में एक अदृश्य बोझ है जिसे हम सुरक्षा के नाम पर ढोते रहते हैं। स्वर्ण और रजत की चमक केवल उन आंखों को सम्मोहित करती है जो यथार्थ की ज्योति से अपरिचित है। वास्तविक संपदा तो वह है जो हृदय की उर्वरा भूमि से उपजती है। वह निस्वार्थ अनुराग जो किसी सौदेबाजी का मोहताज नहीं। व्यापार तो केवल वस्तुओं और मुद्राओं का होता है। आत्माओं का विनिमय तो केवल प्रेम की भाषा में संभव है। जहाँ लाभ और हानि के तराजू पर हर संबंध को तौला जाने लगे, वहाँ जीवन का नैसर्गिक छंद मौन हो जाता है। अपनी मंजिल केवल भौतिक संचय को मान लेने वाले लोग उस मग तृष्णा के पीछे अंतहीन दौड़ लगाते हैं जो कभी तृप्ति का एक घूंट भी प्रदान नहीं करती। इसके विपरीत एक जागृत मन के लिए सफलता और विफलता का मूल भोर की उस
उस ओस जैसा है जो सूर्य की पहली रश्मि के स्पर्श के साथ ही शून्य में विलीन हो जाती है। संचय की इस अंधी दौड़ में हम अक्सर उसे खो देते हैं जिसे पाने के लिए हमने यह सब संजोया था। प्रकृति के खुले विस्तार में बिना किसी कृत्रिम क्षति या सुरक्षा के जीना समय के प्रवाह के साथ पूरी तरह एकाकार होना है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं का विसर्जन कर देता है तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही उसका अपना आंगन बन जाता है। मर्यादाओं के तट और भावनाओं के घाट अलग अलग होकर भी एक ही धारा के दो छोर हैं। एक एक पक्ष जहाँ संयम की कठोरता का बोध कराता है, वहीं दूसरा पक्ष समर्पण और कोमलता के माधुर्य का। एक सच्चा पथिक वही है जो इन दोनों तटों के बीच संभाव से बहना जानता हो। उसके लिए आकाश से गिरते बूंदे कोई विपदा नहीं बल्कि अस्तित्व का मधुर अभिषेक है। वह अपनी असुरक्षा की चरम अवस्था में ही सबसे अधिक अभेद अनुभव करता है, क्योंकि उसने स्वयं को बचाने की व्याकुलता त्याग दी है। असुरक्षा का भय तभी तक है जब तक कुछ खोने का डर है। जिसके पास खोने को कुछ शेष नहीं, वह सम्राट है। समय एक ऐसा निम्र प्रवाह है जो निरंतर पुराने को मिटाता है और नए का सृजन करता चलता है। यहाँ कुछ भी अचल नहीं है, न हमारी पीड़ा के कांटे और न ही सुखों के पुष्प। लाभ और हानि की चिंता में वे घुलकर रीति होते रहते हैं, जिन्होंने समय को केवल अपनी आयु के खंडों में देखा है, मगर जिसने समय की अखंडता को पहचान लिया है, उसके लिए संसार का हर उतार चढ़ाव एक क्रीड़ा मात्र है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत का आगमन एक शाश्वत चक्र है, वैसे ही अभाव के बाद भाव और मृत्यु के बाद नूतन सृजन की प्रक्रिया चलती रहती है। इस चक्र में वही शांत रह सकता है जो इसके केंद्र में स्थित है, और वह केंद्र अनासक्ति का बिंदु है। यह समस्त वैचारिक यात्रा अंततः हमें एक ऐसे शिखर पर खड़ा कर देती है जहाँ से जगत की जटिल गुत्थियां अत्यंत सरल और तुच्छ दिखाई देने लगती हैं। इस धरती पर मनुष्य एक अतिथि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और एक विवेकशील अतिथि कभी सराय के सामान से अपना मुंह नहीं जोड़ता। मानवीय सार्थकता इस संचय से में नहीं कि मुट्ठियों में क्या बंद रहा, बल्कि इसमें है कि प्रस्थान के क्षण कितने सहज और भार मुक्त रहे। जिस क्षण ममत्व के संकुचित घेरे टूटते हैं और व्यक्ति समष्टि के भाव में स्थिर होता है, उसी क्षण वह वास्तव में चैतन्य होता है। यही वह स्थिति है जहाँ व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अपनी निजता के एकांत में प्रसन्न रहता है, और अभाव के बीच रहकर भी अपनी पूर्णता का उत्सव मानता है। अकिंचन होना दरिद्रता नहीं, बल्कि उस परम वैभव की प्राप्ति है जहाँ इच्छाएं शांत हो जाती हैं और केवल कृतज्ञता शेष रह जाती है। यह जीवन का अंतिम सत्य है और परम उत्सव है। हादसों का सिलसिला। देश के पिछले कुछ वर्षों में विमान हादसे बढ़े। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की माने तो वाणिज्यिक विमानों से ज्यादा हेलीकॉप्टर और छोटे विमान सबसे अधिक हादसे में शिकार हुए हैं। संजय गांधी से लेकर अजित पवार तक भारतीय राजनेताओं की सुरक्षा जोखिम में रही है। सरकारी भरोसे पर भरी गई उड़ानों पर अक्सर आशंका जताई जाती रही है। पिछले साल अहमदाबाद विमान हादसे में 241 लोगों की मौत को लोग भूले भी नहीं थे कि बारामती में हुए हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सिंह 5 लोगों की मौत ने सबको सदमे में डाल दिया। दुखद है कि अब तक हुए हादसों से कभी सबक नहीं लिया गया। भले ही नियम बन जाएं, लेकिन वे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक हवाई सफर मौत का सफर बना रहेगा। विमान हादसों के पीछे मुख्य कारण मौसम और दृश्यता से जुड़ी चुनौतियां तो हैं ही, साथ ही तकनीकी खराबी, हवाई पट्टी की सुरक्षा, मानवीय त्रुटि और जर्जर होते विमान, ये सब भी बड़े कारण हैं। यह हादसा सिर्फ एक राजनेता का अंत नहीं, बल्कि विमानन संस्थाओं की जवाबदेही पर भी प्रश्न चिन्ह है। भारत की प्रतिबद्धता। भारत हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद प्रशांत क्षेत्र को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण मानता रहा है। हाल के वर्षों में हिंद प्रशांत क्षेत्र का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है, विशेष रूप से गैर पारंपरिक सुरक्षा को लेकर बड़े खतरे, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और समुद्री मामलों में अमेरिका तथा चीन की बढ़ती आक्रामकता के कारण। भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति उसकी ऐतिहासिक विरासत और भू राजनीतिक आकांक्षाओं पर आधारित है। भारत का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है। अमेरिका और चीन का बढ़ता प्रभाव भी उसके सामने बड़ी चुनौतियां हैं। फिर भी आत्मनिर्भरता, बहुपक्षीय सहभागिता और नियम आधारित व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता उसे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। समरसता की जरूरत।
उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आयोग के नए नियमों पर रोक समायोजित कदम है। उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी नियम का उद्देश्य भले ही सकारात्मक हो, लेकिन यदि उसमें अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना हो, तो वह समाज में विश्वास के बजाय भ्रम और टकराव को जन्म दे सकता है। देश के कुछ शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन नए नियम ऐसे संकेत दे रहे थे मानो पूरे उच्च शिक्षा तंत्र को ही जातीय भेदभाव गढ़ मान लिया गया हो। इससे न केवल संस्थानों की छवि प्रभावित होती, बल्कि आरक्षित और सामान्य वर्ग के छात्रों के बीच अविश्वास की खाई भी गहरी होती। जमीनी वास्तविकता को समझकर कोई नियम बनाना चाहिए। शिक्षा संस्थानों में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो। बिन पानी, गंभीर जल संकट के मुहाने पर दुनिया आलेख 27 जनवरी पढ़ा। आज आज जल संकट कितना भीषण होता जा रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। आज भी लाखों लोगों के पास पीने लायक पानी नहीं होता। निजी और सार्वजनिक जल स्रोतों का समुचित विकास एवं संरक्षण कैसे हो, इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। जल संरक्षण इस समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। इसके अलावा परंपरागत जल स्रोतों जैसे कुओं, बावड़ियों और तालाबों आदि के जीर्णोद्धार का कर जल संग्रह किया जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। सबकी सहभागिता से जब पानी की एक एक बूंद बचाएंगे, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर और सुरक्षित भविष्य होगा। सूचना पर पहरा। सूचना का अधिकार आरटीआई कानून देश में लोकतंत्र की नींव को और मजबूत किया है। इसका मुख्य उद्देश्य शासन के कामकाज में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। यह देश के नागरिकों को अधिकार देता है कि वे सरकारी तंत्र और उसके कार्यों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यानी यह कानून सरकार और जनता के बीच सूचना के सेतु के रूप में काम करता है और परस्पर भरोसे का निर्माण करता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और दोषियों को कानून के कटघरे में लाने की प्रक्रिया में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी इन विशेषताओं में अगर कमी या कटौती की जाती है, तो निश्चित तौर पर यह कानून कमजोर होगा। यह मसला इसलिए चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि संसद में हाल में पेश की गई आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में आरटीआई कानून का फिर से अध्ययन करने की वकालत की गई है। तर्क दिए गए हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि गोपनीय रिपोर्ट और मसविदों को सार्वजनिक किए जाने से छूट प्राप्त की जा सके। गौरतलब है कि लंबे समय से सूचना के अधिकार की मांग के मद्देनजर वर्ष 2005 इससे संबंधित कानून को लागू किया गया था। इसके तहत देश का हर नागरिक सरकारी विभाग और संस्थाओं से उनके कामकाज योजनाओं एवं उनके प्रभाव, वित्तीय स्थिति तथा नियमों आदि की जानकारी मांग सकता है। संबंधित अधिकारी तय समय के भीतर यह सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होते हैं, मगर समय के साथ सरकारी तंत्र की उदासीनता, लापरवाही और निहित स्वार्थों के कारण जानकारी छिपाने के प्रयासों से इस कानून की प्रभावशीलता में कमी देखी गई है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में सूचना के अधिकारों का फिर से अध्ययन करने और कुछ मामलों में छूट हासिल करने की वकालत ने चिंता के स्तर को और बढ़ा दिया है। एक तरफ सरकार जब अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने पर जोर देती है, तो दूसरी तरफ सूचना के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जाए तो यह नीति और नीयत के बीच विरोधाभास पैदा करता है। आर्थिक समीक्षा में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरटीआई अधिनियम का मकसद कभी भी इसे व्यर्थ की जिज्ञासा का जरिया बनाने का नहीं था, न ही इसका उद्देश्य बाहर बैठकर सरकार के हर छोटे छोटे काम में दखल देना या उसे नियंत्रित करना था। यह बात सही है कि बिना कारण या सरकार के कामकाज में किसी सुनियोजित तरीके से बाधा उत्पन्न करने के लिए इस कानून का सहारा लेना उचित नहीं है, मगर सवाल यह है कि इस तरह आरटीआई कानून का दुरुपयोग करने वालों की तादाद कितनी होगी। जाहिर है इसमें कुछ खास वर्ग के चंद लोग ही शामिल होंगे, पर क्या उन पर अंकुश लगाने के लिए सभी नागरिकों के सूचना के अधिकार को सीमित किया जाना चाहिए। इस कानून में पहले से ऐसे कई प्रावधान मौजूद हैं जिनके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, जांच प्रक्रिया और व्यक्तिगत गोपनीयता समेत अन्य संवेदनशील मसलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अब अगर सूचना को रोकने के और प्रावधान किए जाते हैं, तो इससे यह कानून वास्तव में कमजोर होगा और इसका मकसद भी अधूरा ही रह जाएगा। सेहत और अधिकार। कोई भी संवेदनशील और प्रगतिशील समाज अपने बीच जमाए वैसे धारणाओं से लड़ता है जिनका खामियाजा महिलाओं या कमजोर तबकों को उठाना पड़ता है। मगर यह विचित्र है कि हमारे देश में कुछ ऐसे प्रश्न आज भी सामाजिक विकास में एक बाधा बने हुए हैं जिनका सीधा संबंध स्त्रियों
की सेहत और गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है। मासिक धर्म हो या माहवारी मूलतः महिलाओं या लड़कियों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल है, लेकिन कई तरह की पितृसत्तात्मक सोच के कारण उसे संकोच का विषय बना दिया गया है। इसकी वजह से सामान्य जीवन में लड़कियों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे उनका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व प्रभावित होता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसी संदर्भ में एक अहम हस्तक्षेप किया है और मासिक धर्म से जुड़े स्वास्थ्य को संविधान के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का हिस्सा बताया। शीर्ष अदालत की यह टिप्पणी बेहद अहम है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन उपायों की अनुपलब्धता एक लड़की की गरिमा को कम करती है, क्योंकि गरिमा उन परिस्थितियों में व्यक्त होती है जो लोग अपमान, बहिष्कार या अनावश्यक पीड़ा के बिना बाहर निकलने में सक्षम बनाती है। यह छिपा नहीं है कि महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य से जुड़ी महामारी को लेकर समाज में कैसी मिथकें मौजूद रही हैं। इसकी वजह से घर से लेकर बाहर या कार्यस्थलों पर महिलाओं को कई तरह की असुविधाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सैनिटरी पैड की उपलब्धता हर जगह नहीं होने की वजह से समस्या और बढ़ जाती है। इसके अलावा स्कूलों में शौचालयों की स्थिति भी जग जाहिर रही है। अनेक अध्ययनों में ऐसे तथ्य सामने आते रहे हैं कि स्कूलों में स्वच्छ शौचालय की सुविधा न होने की वजह से बहुत सारी लड़कियों को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। यही वजह है कि शीर्ष अदालत ने देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को लड़कियों को जैविक रूप से अपघटनीय सैनिटरी पैड निःशुल्क बांटने के साथ साथ लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनाने का निर्देश दिया। व्यवस्था संबंधी समस्याओं को दूर किए जाने के साथ साथ इस मामले पर समाज और खास तौर पर पुरुषों को सोच के स्तर पर ज्यादा संवेदनशील बनाने की जरूरत है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को पढ़ने व सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।